Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss part 2 of chapter number 3, first phase of the Indian national movement. बेटा पार्ट 1 का जो वीडियो था वो हमने यहाँ पर एंड किया था. पार्ट 1 में हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स से. बेटा हमारे जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के भी बहुत सारी डिमांड्स थी. हम वन बाय वन वो सारे डिमांड्स को डिस्कस करेंगे. तो जो पहली डिमांड थी उसको समझने के लिए पहले आपको जो बात पता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. बेटा आज हम लोग देखते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, आईएफएस के लिए, है ना, आईएएस के लिए. पहले ये एग्ज़ाम कंडक्ट होती थी किसके द्वारा? आईसीएस, इंपीरियल सिविल सर्विसेज के द्वारा, जिसे हम इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहते हैं. पर ये एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती थी बेटा? लंदन में होती थी. तो जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे ये एग्ज़ाम लंदन के साथ साथ कहाँ पर भी हो, इंडिया में भी हो, जिससे इंडियंस ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्ट ले पाएँ, क्योंकि लंदन जाना सबके बस की बात तो थी ही नहीं. तो क्या फर्स्ट पॉइंट का पीस समझ में आया आपको? पहली डिमांड थी कि इंडियनाइजेशन हो किसका? सर्विसेज का. और ये कैसे होगा बेटा? जब साइमल्टेनियसली जो इंडियन सिविल सर्विसेज है, जिसे इंपीरियल सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है, उसका एग्जामिनेशन दोनों जगह हो, इंग्लैंड में भी हो और इंडिया में भी हो. इंग्लैंड में भी हो और इंडिया में भी हो. ठीक, कोई बात. पहले इंडियन सिविल सर्विसेज या इंपीरियल सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता था? इंग्लैंड में होता था. तो हमारे लोगों को इंग्लैंड जाना पड़ता था एग्ज़ाम देने के लिए. तो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट चाहते थे कि ये एग्ज़ाम कहाँ पर भी कंडक्ट हो, इंडिया में भी कंडक्ट हो. दूसरी इन लोगों की डिमांड थी कि कंप्लीट सेपरेशन हो जाए एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का. ठीक है, जैसे आज हमारे इंडिया में है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कंप्लीटली सेपरेट है. तो ये डिमांड पहले भी हमारे अर्ली नेशनलिस्ट ने. और बेटा हमारे लोग या जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो इस डिमांड को क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे इंडियंस को. किससे? पुलिस की आर्बिट्री एक्ट से, ब्यूरोक्रेसी के आर्बिट्री एक्ट से. आर्बिट्री एक्ट का मतलब क्या होता है? मन चाहे काम करना, मन माने काम करना. तो पुलिस अपने हिसाब से काम करती थी, ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से चीज़ों को डील करती थी, लोगों के ऊपर अत्याचार करती थी. तो पुलिस और ब्यूरोक्रेसी से, इनके आर्बिट्री एक्ट से लोगों को बचाने के लिए, इंडियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए डिमांड्स रखी हमारे अर्ली नेशनलिस्ट ने कि भाई एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को कंप्लीटली सेपरेट कर दो. एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के जो नेक्स्ट डिमांड थी वो ये थी कि भाई आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या जो म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं इनकी पावर्स को बढ़ा दो. जो लोकल म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इनकी पावर को बढ़ा दो. और यहाँ पर जो ऑफिशियल कंट्रोल है उसको रिड्यूस कर दो, उसका रिडक्शन कर दो, उसको थोड़ा सा कम कर दो. ठीक है, पहली डिमांड थी कि इंग्लैंड के साथ साथ इंपीरियल सिविल सर्विसेज या इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम इंडिया में भी हो. दूसरा, कंप्लीट सेपरेशन हो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का, जिससे हम इंडियंस को पुलिस द्वारा, ब्यूरोक्रेसी द्वारा किए गए अत्याचारों से एक सेफ गार्ड मिल पाए. तीसरी डिमांड थी कि भाई लोकल बॉडीज़ को आप थोड़ा सा ज़्यादा पार्टिसिपेशन दे दो और ऑफिशियल कंट्रोल वहाँ से थोड़ा सा कम कर दो. फिर बेटा दो बहुत ही बेकार एक्ट हुआ करते थे. एक आर्म्स एक्ट, जिसके थ्रू इंडियंस को आर्म्स रखने की परमिशन नहीं थी, और एक और था लाइसेंस एक्ट. तो इन दोनों एक्ट को भी क्या कर दिया जाए? रिपील कर दिया जाए, हटा दिया जाए. इसकी डिमांड भी कौन कर रहे थे बेटा? हमारे अर्ली नेशनलिस्ट कर रहे थे. ठीक है, तो अर्ली नेशनलिस्ट की एक और डिमांड क्या थी कि रिपील कर दो, ख़त्म कर दो. किसको रिपील करने की बात की बेटा? आर्म्स एक्ट को और लाइसेंस एक्ट को. क्लियर है? नेक्स्ट जो डिमांड थी वो ये थी कि हम इंडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले हायर ग्रेड्स में. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जो हायर ग्रेड्स हैं, ठीक है, वहाँ पर हम इंडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय किया जाए. पर ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स का पहला प्रेफरेंस ये होता था कि जो भी बंदा हायर पोस्ट पर बैठे वो इंग्लिश ही हो, अंग्रेज ही हो, ब्रिटेन से ही बिलोंग करता हो. पर हमारे अर्ली नेशनलिस्ट की डिमांड थी कि भाई एम्प्लॉयमेंट हमारे इंडियंस को भी मिले. कहाँ पर? हायर ग्रेड्स में. किसकी हायर ग्रेड्स में बेटा? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की हायर ग्रेड में. क्लियर? एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट वेपन था. तो हमारे जो अर्ली नेशनलिस्ट है वो चाहते थे कि प्राइमरी एजुकेशन का स्प्रेड हो एमंग मासेस. बेटा जब अंग्रेज इंडिया में नहीं आए थे उस टाइम जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया में था
उसमें एक बहुत ही बढ़िया बात थी कि सबके लिए एजुकेशन अवेलेबल थी, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था स्कूल्स का, फ़ी का। पर जब से अंग्रेज आए तो इन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया कि भाई सबको एक जैसी फ़ीस भरनी है। तो रिच तो उसको पे कर पा रहे थे पर पुअर नहीं कर पा रहे थे, तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पढ़ना लिखना छोड़ चुके थे। तो अब अर्ली नेशनलिस्ट चाहते थे कि ऐसा कोई सिस्टम आए जिससे प्राइमरी एजुकेशन तो कॉमन मासेस जनरल पब्लिक तक पहुँचे, मैक्सिमम लोगों के पास प्राइमरी एजुकेशन का एक्सेस हो। नेक्स्ट डिमांड थी कि पुलिस सिस्टम में थोड़े इम्प्रूवमेंट किए जाएं जिससे वो ऑनेस्ट बने, एफिशिएंट बने और पॉपुलर बने। बहुत अनपॉपुलर हुआ करती थी पुलिस। अच्छा, पुलिस तो बेटा टिल डेट अनपॉपुलर होती है। लोग पुलिस स्टेशन जाना नहीं चाहते हैं, लोग कोई खबर पुलिस को नहीं देना चाहते हैं, गवाही पुलिस को नहीं देना चाहते, उनको लगता भाई हम फंस जाएंगे। तो उस टाइम में भी पुलिस बहुत अनपॉपुलर हुआ करती थी। तो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट चाहते थे कि कोई ऐसा सिस्टम आए जिससे इम्प्रूवमेंट हो पुलिस सिस्टम में, पुलिस ऑनेस्ट बने, एफिशिएंट बने और ज़्यादा पॉपुलर रहे। बेटा अब हम पढ़ेंगे डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स। बेटा जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो बेसिक राइट्स होते हैं, वैसे ही हुआ करते थे सिविल राइट्स। तो सिविल राइट्स को भी प्रॉपर डिफेंस मिले, प्रोटेक्शन मिले, इसके लिए भी काम किसने किया? अर्ली नेशनलिस्ट ने किया। तो अर्ली नेशनलिस्ट हमेशा डिफेंड करते आए हैं सिविल राइट्स को। जब जब उन्हें ऐसा लगा है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रही है कि इन्हें कर्टेल किया जाए, कर्टेल का मतलब होता है कम करना, काटना, छाटना। तो जब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट सिविल राइट्स को कर्टेल करने की कोशिश करती, उन्हें कम करने की कोशिश करती, तब तब उन सिविल राइट्स को डिफेंड करते थे हमारे अर्ली नेशनलिस्ट। और बेटा इन फैक्चुअली ये बिल्कुल करेक्ट है कि वो काम जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट ने किया, वो पॉलिटिकल वर्क जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट ने किया फॉर प्रोटेक्टिंग, फॉर डिफेंसिंग सिविल राइट्स, उसी काम के कारण जो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ थे वो जनमानस तक पहुँचे। मतलब जो जनरल पब्लिक थी उन्होंने डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को सोचना समझना चालू किया। अगर इन डेमोक्रेटिक आइडियाज़ ने कहीं रूट पकड़ी इंडियंस के बीच में, तो उसके पीछे वही पॉलिटिकल वर्क है जो किसने किया? अर्ली नेशनलिस्ट ने किया। उन्होंने लोगों को ये समझाया कि सिविल राइट्स आपके अपने हैं, इन्हें कोई आपसे एलिनिएट नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। और जब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे कर्टेल करने की कोशिश करेगी, हम सबको आवाज़ उठाना चाहिए, हम सबको ब्रिटिशों से बात करना चाहिए। तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उनकी डिमांड थी कुछ सिविल राइट्स को लेकर के, कुछ सिविल राइट्स की वो डिमांड कर रहे थे। जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उन्होंने डिमांड किया फॉलोइंग सिविल राइट्स को। अब कौन कौन सी सिविल राइट्स की डिमांड की थी हमारे अर्ली नेशनलिस्ट ने? पहला कि भाई जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं आपने, उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाओ। किस पर लगा रखे थे रिस्ट्रिक्शंस? फ्रीडम ऑफ स्पीच पर, फ्रीडम ऑफ प्रेस पर। बेटा प्रेस आज़ाद होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, तभी वो इम्पार्शियल इन्फॉर्मेशन दे पाएगी। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला के हमारी प्रेस का मुँह बंद ही कर दिया था। किसके थ्रू? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू। तो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट चाहते थे कि रिमूवल हो जाए किसका? रिस्ट्रिक्शंस का। कौन से रिस्ट्रिक्शंस का? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्पोज किए हैं। किसके ऊपर? फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर। प्रेस के ऊपर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, बोलने के ऊपर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। नेक्स्ट जो सिविल राइट की बात हमारे अर्ली नेशनलिस्ट ने की, वो चाहते थे कि एबोलिशन हो जाए, ख़त्म हो जाए। क्या ख़त्म हो जाए? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट क्या था बेटा? इसमें बिना ट्रायल के आपको गिरफ्तार कर लिया जाता था और आपने कोई क्राइम अभी नहीं किया है, हमें ऐसा लगता है कि आप फ्यूचर में कोई क्राइम करने वाले हो, इस वजह से हमने आपको गिरफ्तार कर लिया, और ट्रायल भी नहीं होता था। ठीक है, तो ये एक्ट तो सही नहीं था भाई। आप आज कैसे बता सकते हो कि कल कोई अपराध करने वाला है कि नहीं करने वाला है? तो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट चाहते थे कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है इसको एबोलिश किया जाए और इंडिविजुअल लिबर्टीज़ का रेस्टोरेशन हो। जो इंडिविजुअल लिबर्टीज़ ब्रिटिशर्स ने छीन ली हैं उन्हें वापस दिया जाए और प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को एबोलिश किया जाए। क्लियर है? फिर बेटा कुछ केसेस में ब्रिटिशर्स ने ये कह दिया था कि आप साथ में असेंबल नहीं हो सकते हो, आप एसोसिएशंस नहीं बना सकते हो। इवन कुछ टाइम तो आप इंडियन फ्रीडम हिस्ट्री में ऐसा देखोगे कि इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनाई खुद अंग्रेज़ों ने थी, एओयू ने बनाई थी, वो उसको भी इलीगल घोषित कर देते हैं। तो यहाँ पर
हमारे अर्ली नेशनलिस्ट चाहते हैं कि रेस्टोरेशन हो किसका, राइट्स का। कौन से राइट्स का? कि भाई हम साथ में असेंबल हो पाए, एक जगह इकट्ठे हो पाए, अपनी बातचीत कर पाए, रख पाए, और दूसरा हम एसोसिएशंस बना पाए। ठीक है, तो हमें आप असेंबल होने की और एसोसिएशन बनाने का भी राइट दे दो। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे अर्ली नेशनलिस्ट की मेथड्स को। वो कौन सी मेथड्स थी जिनको ऑप्ट करके अर्ली नेशनलिस्ट अपनी डिमांड्स को, अपनी बातों को ब्रिटिशर्स के सामने रखते थे, उन्हें परस्यू करते थे। तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे बेटा वो बहुत प्रैक्टिकल थे। उन्हें पता था कि भाई अगर आज़ादी हमें चाहिए भी है तो वो ग्रेजुअल प्रोसेस से ही मिलेगी, और वो चाहते थे कि आज़ादी मिले, पर उन्हें ये बिल्कुल पता था कि वो कैसे मिलेगी, एक रात में तो नहीं मिलने वाली। दे वांटेड टू विन फ्रीडम बाय ग्रेजुअल प्रोसेस, कि भाई आज़ादी हमें भी चाहिए पर वो धीरे धीरे करके मिलेगी, हमें ये पता है। उन्होंने कभी भी बहुत हाई डिमांड्स, बहुत रेडिकल डिमांड्स ब्रिटिशर्स के सामने नहीं रखी, क्योंकि वो लीस्ट रेजिस्टेंस चाहते थे। उन्हें पता था कि लॉन्ग रन में अगर हमें ब्रिटिशर्स के साथ चलना है तो हम कोई रेडिकल डिमांड करके अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सप्रेस नहीं करा लेंगे ब्रिटिशर्स को, क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रिटिशर्स बहुत पावरफुल है। ठीक है, अगर हमने कुछ अनबन डिमांड की तो ऑब्वियसली बात है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर देंगे, हमें इलीगल घोषित कर देंगे। तो बेटर है लीस्ट रेसिस्टेंस, कम से कम रेसिस्टेंस में जितना काम होता चले उतना करते चलो। बिसाइड्स दे डिड नॉट वांट टू अराउज सीरियस अपोजिशन, और वो ये भी नहीं चाहते थे कि भाई अंग्रेज लोग उत्तेजित हों, कोई ऐसा काम करे कि हमारे लिए कोई सीरियस अपोजिशन बने, सीरियस थ्रेट बने, ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो समझ में आया बेटा? इन सब के अलावा ये जो 4 लाइनें हमने पढ़ी वो बिल्कुल भी गंभीर विरोध नहीं चाहते थे कि भाई अंग्रेज उत्तेजित हों और हमारे खिलाफ कोई कार्यवाही करें, ऐसा नहीं चाहते थे हमारे अर्ली नेशनलिस्ट। तो बेटा जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे ना, वो जिस पॉलिसी को फॉलो करते थे अपने एम्स को फुलफ़िल कराने के लिए, उन्हें पॉपुलरली हम किस नाम से जानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन मेथड। इसको हिंदी में कहते हैं संवैधानिक आंदोलन की पद्धति। मेथड बोले तो विधि, पद्धति, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन का मतलब क्या हुआ? संवैधानिक आंदोलन। अब इसका अभिप्राय क्या है, इसका मतलब क्या है? दिस इम्प्लाइड, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे वो जो भी काम करना चाहते थे वो कानूनी दायरे में रहते हुए करना चाहते थे, है ना। दे वॉन्ट टू डू एनीथिंग बट विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो वे कानूनी दायरे में रहते हुए शांतिपूर्ण तरीके से, विधिपूर्वक तरीके से अपना काम करना चाहते थे। वो पॉलिटिकल प्रोग्रेस की बात भी करते थे, पर वो पॉलिटिकल प्रोग्रेस कैसी होगी? स्लो होगी, ऑर्डरली होगी, क्रमशः होगी, धीरे धीरे होगी। तो मतलब वो सारा काम शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते थे। समझ में आया बेटा? अगर और सिंपल वर्ड में हम समझे तो इसका अर्थ ये है कि कानूनी दायरे में रहते हुए शांतिपूर्वक, विधिपूर्वक तरीके से राजनीतिक सुधार की वो मांग करते थे, पॉलिटिकल प्रोग्रेस की वो बात करते थे। और बेटा जो मेथड्स अर्ली नेशनलिस्ट ने अडॉप्ट की उसके 2 ऑब्जेक्टिव थे, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। एक बार बेटा अब हम फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। और जो पहला ऑब्जेक्टिव था उसमें जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट चाहते थे कि मॉडर्न पॉलिटिक्स से इंडियंस को इंट्रोड्यूस किया जाए, भारतीय जो लोग हैं उन्हें एजुकेट किया जाए अबाउट द मॉडर्न पॉलिटिक्स, जिससे कि लोगों में नेशनल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आए, उसकी फीलिंग अराउज हो, एक राजनीतिक चेतना हमारे लोगों के अंदर जागे, जिससे कि हम क्रिएट कर पाएँ एक यूनाइटेड पब्लिक ओपिनियन। बेटा 1857 में हमारी मेजर फेलियर यही रही कि हमारा कोई यूनाइटेड एम नहीं था, हमने यूनाइटेड स्ट्रगल नहीं किया। तो यहाँ पर अब हमारे अर्ली नेशनलिस्ट चाहते थे कि वो क्रिएट करें यूनाइटेड पब्लिक ओपिनियन, एक ऐसा पब्लिक ओपिनियन जिसमें सबकी राय हो, सबकी सहमति हो। इस पर्पज़ को पूरा करने के लिए, फॉर दिस पर्पज़, वो रिलाई करते थे फॉलोइंग मेथड्स पे। पहली मेथड उनकी ये थी कि उन्होंने बड़ी बड़ी मीटिंग्स की, है ना, और उस मीटिंग्स में स्पीचेस होती थी, और स्पीचेस के बाद बेटा बहुत सारे जो रिजोल्यूशन होते थे जिनमें पॉपुलर डिमांड्स होती थी उन्हें पास किया जाता था कि भाई अब आने वाले टाइम में हम इन पॉपुलर डिमांड्स के ऊपर बात करेंगे, उसका रिजोल्यूशन पास होता था। स्पीचेस ऐसी होती थी कि लोग जाके सोचें, समझें। फिर हमारे अर्ली नेशनलिस्ट ने प्रेस का यूज़ किया, किसकी आलोचना करने के लिए, किसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करने के लिए।
गवर्नमेंट की जो ऊट पटांग पॉलिसीज़ थी उनकी आलोचना करने के लिए, उन्हें क्रिटिसाइज़ करने के लिए प्रेस का यूज़ किया। किसने? हमारे अर्ली नेशनलिस्ट ने। नेक्स्ट पॉइंट ज़रा ध्यान से समझना बेटा। जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे उन्होंने मेमोरेंडम सेंड करना चालू किया, पेटिशन सेंड करना चालू किया। किसको? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को और ब्रिटिश पार्लियामेंट को। उन्होंने सरकारी अधिकारियों को, ब्रिटिश संसद को ज्ञापन, मेमोरेंडम बोले तो इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? ज्ञापन। और ये जो पेटिशन्स है इसको हम हिंदी में बोलते हैं याचिकाएं। तो उन्होंने याचिकाएं लगाई, ज्ञापन सौंपे किसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। और ये जो याचिकाएं थी इन्हें बहुत ही सोच समझ के केयरफुली ड्राफ्ट किया जाता था, लिखा जाता था। इनमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती थी, इनमें आर्ग्यूमेंट्स होते थे, मतलब बहुत सावधानीपूर्वक इन को ड्राफ्ट किया जाता था। ठीक है कि भाई हमारे ये तर्क हैं, ये फैक्ट हम दे रहे हैं, इन तथ्यों पे हम बात करेंगे, ये आर्ग्यूमेंट्स हम करेंगे। बहुत फैक्चुअली, बहुत केयरफुली उसको लिखा जाता था। अच्छा, एक बात और सुनो बेटा, यहाँ पर दो तरीके से हमारे अर्ली नेशनलिस्ट खेल रहे थे। पहला तो इन याचिकाओं में वो जो भी डिमांड रखते थे वो डिमांड स्पीचेस के साथ लोगों तक पहुंचाई जाती थी, फिर रेजोल्यूशन पास होता था जिससे हमारे लोग, जो जनरल पब्लिक थी, वो भी इन डिमांड्स के रिगार्ड्स में अवेयर हो जाती थी और ये डिमांड्स किस तक भी पहुंच जाती थी? ब्रिटिशर्स तक पहुंच जाती थी। अब ब्रिटिशर्स कुछ करें ना करें वो एक सेकेंडरी ऑप्शन है, पर फर्स्ट ऑप्शन तो ये ना कि हमारी जनरल पब्लिक को उसके राइट्स के बारे में, डिमांड्स के बारे में पता चल गया। ध्यान से सुनो। दो दीज पेटिशंस वर एड्रेस टू द गवर्नमेंट, ये जो पेटिशंस हैं, ये जो याचिका हैं, ये सरकार को संबोधित करती थी, सरकार के लिए लिखी गई थी, लेकिन इनका जो रियल एम था, रियल उद्देश्य था, वो हमारे इंडियन पीपल को एजुकेट करना था, शिक्षित करना था। अब हम सेकेंड ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। बेटा अब हम सेकेंड ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि अब जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे वो ब्रिटिश पब्लिक को, ब्रिटेन में बैठी पब्लिक को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे, उन्हें प्रभावित करना चाहते थे। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या था हमारे अर्ली नेशनलिस्ट का कि भाई हम कुछ ऐसी बातें करें जिससे ब्रिटिश पब्लिक, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर हमारा प्रभाव बने, हम उन्हें इन्फ्लुएंस कर पाएँ। और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उन्होंने फॉलोइंग मेथड्स को फॉलो किया। पहला, उन्होंने 3 P's का सहारा लिया, 3 P's का। फर्स्ट पी था पेटिशन, याचिकाएं, दूसरा प्रेयर, प्रार्थना, और तीसरा प्रोटेस्ट। तो 3 P का यूज़ करते हुए पहला P पेटिशन, दूसरा P प्रेयर, तीसरा प्रोटेस्ट। इन्होंने पेटिशंस भेजी जिसमें ये अपनी प्रॉब्लम्स को लिख देते थे, रिक्वेस्ट की, एंड लेटर्स ऑफ प्रोटेस्ट। इन्होंने क्या क्या भेजा बेटा? पेटिशंस, रिक्वेस्ट एंड लेटर ऑफ प्रोटेस्ट। किसको भेजे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजे, जिससे कि वो इंडियंस की प्रॉब्लम को देखें, समझें, उन्हें सॉल्व करने के लिए कुछ करें। तो पहला जो वेपन था वो 3 P's थे, पेटिशन, प्रेयर, प्रोटेस्ट। इन्होंने पेटिशन, रिक्वेस्ट, लेटर्स और लेटर्स ऑफ प्रोटेस्ट किसको भेजे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजे, जिससे ब्रिटिशर्स इंडियन की प्रॉब्लम को समझें। अब हम बेटा सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे। 1889 में लंदन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए एक ब्रिटिश कमेटी सेटअप की गई। 1889 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश कमेटी बनाई गई। ठीक है, ब्रिटिश कमेटी बनाई गई किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कब? 1889 में। कहाँ पर बनाई गई? लंदन में बनाई गई, जो पब्लिश करती थी एक वीकली जर्नल को जिसका नाम था इंडिया। और ये जो इंडिया नाम की जर्नल थी ये इंडिया के केस को ब्रिटिश पब्लिक के सामने प्रेजेंट करती थी। फिर से ध्यान से सुनो, 1889 में लंदन में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति बनती है, एक ब्रिटिश कमेटी बनती है, ब्रिटिश समिति बनती है, जो किसकी होती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की होती है, जिसका काम होता है एक वीकली जर्नल को पब्लिश करना, जिसका नाम होता है इंडिया। और ये इंडिया को केस को ब्रिटिश पब्लिक के सामने रखती है। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट पॉइंट को।
ये जो वर्ड डेपुटेशन है इसका मीनिंग होता है प्रतिनिधि मंडल। तो इंडियन लीडर्स का एक पूरा प्रतिनिधि मंडल डेपुटेशन तैयार होता था और उसे कहाँ भेजा जाता था, ब्रिटेन में भेजा जाता था। और ये पॉलिटिकल लीडर्स ब्रिटेन वहाँ की लाइफ को एंजॉय करने नहीं जाते थे बेटा, वहाँ पर एक्टिव प्रोपेगेंडा चलाते थे, अपनी कंडीशंस को ब्रिटिशर्स के सामने रखते थे। जैसे कि जो दादा भाई नेहरू जी थे, उन्होंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा टाइम कहाँ पर गुजारा, ब्रिटेन में गुजारा। और क्यों गुजारा भाई, क्योंकि वो अवेयरनेस क्रिएट कराना चाहते थे ब्रिटिश पीपल के सामने, ब्रिटिश पीपल के दिमाग में, पॉलिटिशियंस के दिमाग में, कि भाई हमारे इंडियंस की कंडीशन बहुत ख़राब है। प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, बैड कंडीशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो जो इंडियंस की डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी उसको पॉलिटिशियंस को बताने के लिए, ब्रिटिश पीपल्स को बताने के लिए, इंडियंस के लिए अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए जो दादा भाई नेहरू जी थे वो बहुत टाइम तक कहाँ रहे बेटा, ब्रिटेन में रहे। अब हम पढ़ेंगे अचीवमेंट्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, कि भाई जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे उनके अचीवमेंट्स क्या क्या थे, उन्होंने क्या क्या अचीव किया। तो बेटा जो अर्ली नेशनलिस्ट थे इन्होंने एक पूरा प्लेटफॉर्म रेडी करके रखा, बहुत कुछ ऐसा किया जिसमें हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी हुए, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में भी हमारे नंबर को बढ़ाया गया। तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया एक बहुत ही प्रोग्रेसिव फोर्स को। उस टाइम में जो काम अर्ली नेशनलिस्ट कर रहे थे वो कोई और नहीं कर पा रहा था। दे मेड द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन, उनके कंट्रीब्यूशन की अब हम बात करेंगे। उन्होंने जो जो कंट्रीब्यूशन किया इंडियन नेशनल मूवमेंट में तो बेटा जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे उन्होंने सबसे पहला और सबसे जो नीडेड काम था वो ये किया कि हम सब लोगों को ये समझा पाए कि हम सब एक कॉमन कंट्री का पार्ट हैं जिसका नाम है इंडिया। हम सब एक हैं, हम सबको साथ में मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ना है। तो एक नेशनल कॉन्शियसनेस, नेशनल अवेकनिंग लोगों के बीच में जनरेट करा पाए कौन, हमारे अर्ली नेशनलिस्ट। फिर से मैं 1857 का एग्जांपल दूंगी कि वहाँ पर नेशनल अवेकनिंग नहीं थी, एवरीबडी वाज फाइटिंग बट दे वर फाइटिंग विद देयर इंडिविजुअल एम्स। पर हमारे जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो इस बात के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं कि वो हमें ये समझा गए, ये बता गए कि ये कंट्री हमारी है, हम सब इस कंट्री का पार्ट हैं। ये जो इंडियन कॉन्शियसनेस थी इसने एक कॉमन बॉन्ड जनरेट किया हम सब लोगों के बीच में, ठीक है। इससे जो लोग थे दिस मेड इंडियन कॉन्शियस, इससे इंडियंस कॉन्शियस हुए, उनके अंदर चेतना जागी कि भाई हम पॉलिटिकली एक हैं, इकोनॉमिकली एक हैं, हमारे कल्चरल इंटरेस्ट सेम है। और इस वजह से ये क्या हो गए बेटा, यूनाइटेड हो गए, साथ में सोचने लग गए, समझने लग गए, एक दूसरे के लिए बात करने लग गए। और बेटा ये जो कॉन्शियसनेस अर्ली नेशनलिस्ट ने हमारे अंदर जगाई, इसी से हम इंडियंस समझ पाए कि भाई एक कॉमन बॉन्ड है हमारे बीच में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल इंटरेस्ट हमारे सेम है और इसी वजह से हम यूनाइट हो पाए। और जो अर्ली नेशनलिस्ट थे इन्होंने जनरल पब्लिक को ट्रेन किया पॉलिटिक्स में और किस आइडिया को पॉपुलराइज़ किया, डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टी, सेक्युलरिज्म और नेशनलिज्म। जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उन्होंने लोगों को ट्रेन करना स्टार्ट किया किसमें, पॉलिटिक्स में। और किन आइडियाज़ को बहुत पॉपुलराइज़ किया जिससे लोग कनेक्टेड फील करने लगे, वो थे आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टी, सेक्युलरिज्म एंड नेशनलिज्म। जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे इन्होंने शुरुआती काम किया है बेटा, और उस शुरुआती काम में जो सबसे बड़ा काम इन्होंने किया है कि इन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश रूल था उसका जो ट्रू नेचर था उसे एक्सपोज किया। अब तक व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा था इंडिया का कि भाई ब्रिटिशर्स क्या चाहते हैं, उनका ट्रू नेचर क्या है, पर उस ट्रू नेचर को एक्सपोज करने का काम किसने किया, हमारे अर्ली नेशनलिस्ट ने किया, जिससे लोग ये रियलाइज़ कर पाए कि ब्रिटिशर्स कभी भी हमें इंडस्ट्रियलाइज नेशन नहीं बनने देंगे, कभी भी इस कॉलोनी को छोड़कर नहीं जाएंगे जो उन्हें इतना सब कुछ देती है इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। बेटा ज़रा ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत गहरी हैं ये 3 लाइन। देखो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट हमको ये समझाना चाहते थे कि ब्रिटिशर्स सिर्फ यहाँ पर पॉलिटिकल डोमिनेंस नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं यहाँ पर आर्थिक लूट हो, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो हमारा, ठीक है। हम कॉलोनी बन के रह जाएं जो सिर्फ रॉ मटेरियल का सप्लायर है, कभी भी हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हो। तो दे मेड पीपल रियलाइज द इकोनॉमिक कंटेंट एंड कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म मतलब होता है साम्राज्यवाद। तो ऑल इन ऑल ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करना चाहते थे प्रॉफिट के लिए। बेटा इन्होंने लोगों को रियलाइज़ कराया
इकोनॉमिक कंटेंट के रिगार्ड्स में। अब यहाँ पर इकोनॉमिक कंटेंट का मतलब क्या है? वो इन्फॉर्मेशन, वो मटेरियल जो इकोनॉमिक के प्रिंसिपल से रिलेटेड हो। फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये जो ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म है, साम्राज्यवाद है, इसका ट्रू नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। और इसको करते टाइम इन्होंने ब्रिटिश रूल का जो फाउंडेशन था उसे वीक कर दिया। जब ये लोग समझने लग गए कि ट्रू नेचर क्या है अंग्रेज़ों का, तो हर व्यक्ति अंग्रेज़ों से नफरत करने लगा और इसको कर कर इन्होंने ब्रिटिश फाउंडेशन को हिलाकर रख दिया। अब बेटा ये हर एक पॉइंट लिखा तो 5 लाइनों में है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है, बहुत सारी बातें ये कह रहा है। तो जब तक इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करेंगे आप लोग लिख नहीं पाओगे। इस पॉइंट में कहीं पर भी नहीं लिखा कि ब्रिटिशर्स हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते थे, यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट के लिए रह रहे थे, पर ट्रू मीनिंग इस पैराग्राफ का वही है। और बेटा हमारे अर्ली नेशनलिस्ट जितने पॉलिटिकल प्रोग्राम्स रन कर रहे थे, जितना इकोनॉमिक प्रोग्राम्स रन कर रहे थे, बहुत सारे पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स रन किए जा रहे थे हमारे अर्ली नेशनलिस्ट के द्वारा। उन्होंने इस ट्रुथ को इस्टेब्लिश किया कि अगर इंडिया पे रूल करना है तो इंडिया के इंटरेस्ट में होना चाहिए, भारत पर शासन भारतीयों के हित में होना चाहिए, तब तो ये कंटिन्यू रहेगा। नहीं तो अंग्रेज़ों तुम्हें एक दिन हमारे भारत को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो अगर आप कंटिन्यू हम पे रूल करना चाहते हो बहुत अच्छी बात है, पर काम किसके इंटरेस्ट में करो, हमारे इंटरेस्ट में करो। तो जो पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स थे हमारे अर्ली नेशनलिस्ट के, उन्होंने इस ट्रुथ को एस्टेब्लिश किया कि जो इंडियंस हैं उन्हें रूल किया भी जाए तो किसके इंटरेस्ट में किया जाए, इंडियंस के इंटरेस्ट में किया जाए तो सक्सेसफुल है, अदरवाइज कोई होप ही नहीं है। तो बेटा अब हम 5th पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जो हमें ये बताता है कि जो अर्ली नेशनलिस्ट ने एफर्ट्स लगाए, जो प्रयास किया, उससे उन्हें क्या सफलता मिली, क्या हमने अचीव किया। तो हमने फॉलोइंग रिफॉर्म्स को अचीव किया। कुछ सुधार अंग्रेज़ों ने किए। पहला, 1886 में ब्रिटिशर्स ने अपॉइंटमेंट किया किसका, पब्लिक सर्विस कमीशन का। पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई इंडिया में। कब बनाई गई बेटा, कब इसका अपॉइंटमेंट हुआ, 1886 में। फिर एक रिजोल्यूशन पास हुआ हाउस ऑफ कॉमन्स में, इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पारित हुआ। कब, 1893 में, कि भैया अब एग्ज़ाम लंदन के साथ साथ इंडिया में भी होगी। किसकी एग्ज़ाम, ICS की, जिसको हम इंपीरियल सिविल सर्विसेज भी कहते हैं और इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहते हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना कि भाई पहली डिमांड क्या थी हमारे अर्ली नेशनलिस्ट की, तो पहली डिमांड यही थी कि भाई इंडियनाइजेशन हो इंडियन सिविल सर्विसेज का, मैक्सिमम इंडियंस इसमें पार्ट ले पाएँ, इस एग्ज़ाम को दे पाएँ, तो बेटर है कि इस एग्ज़ाम को इंडिया में भी कराया जाए। तो अंग्रेज़ों ने ये बात मान ली। एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पारित हुआ हाउस ऑफ कॉमन्स में, कहाँ पर, इंग्लैंड में। कब हुआ, 1893 में। और एग्जामिनेशन इंडिया में भी होने लग गया लंदन के साथ। और फिर हमने एक डिमांड ये भी रखी थी कि जो आप अननेसेसरी एक्सपेंडिचर कर रहे हो आर्मी पे, मिलिट्री पे, नेवी पे, ये ना करो, वेलफेयर स्कीम्स पे पैसा लगाओ। तो इसीलिए अपॉइंटमेंट होता है वेल बाय कमीशन का, जो जांच कर रही थी किसके रिगार्ड्स में, इंडियन एक्सपेंडिचर के रिगार्ड्स में। कब, 1895 में अपॉइंटमेंट होता है वेल बाय कमीशन का। 1895 में वेल बाय कमीशन आई जो इंडियन एक्सपेंडिचर के लिए अपॉइंट हुई। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1892 में, जो कि पुराने काउंसिल एक्ट से बहुत बढ़िया था। इंडियन काउंसिल एक्ट आता है कब आता है बेटा, 1892 में आता है। फिर ये जो अचीवमेंट्स थे ना अर्ली नेशनलिस्ट के, इन्होंने एक बेस बना दिया था बेटा पूरे नेशनल मूवमेंट के लिए, कि बाद वाले सालों में जो भी नेशनल मूवमेंट होगा उसके लिए बेस बनाने का काम कौन कर गए, हमारी इन अर्ली नेशनलिस्ट। ठीक है, देखो इंडियन काउंसिल एक्ट आ गया 1892 में, वेल बाय कमीशन अपॉइंट हो गई जो इंडियन एक्सपेंडिचर की जांच कर रही थी। कब आई, 1895 में। ICS का एग्ज़ाम लंदन के साथ साथ इंडिया में भी होने लग गया। कब ये रेजोल्यूशन पास हुआ, 1893 में। 1886 में पब्लिक सर्विस कमीशन का अपॉइंटमेंट हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे सुधार थे जो बेस बना गए आने वाली नेशनल मूवमेंट के लिए। अब हम देखेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट कि भाई अर्ली नेशनलिस्ट को किस ग्राउंड पे हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, उनकी बुराई कर सकते हैं। तो पहला कि भाई जो अर्ली नेशनलिस्ट मेथड यूज़ करते थे, रेजोल्यूशन पास करना, फिर पेटिशंस भेजना, उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया कि भाई ये इनएडिकेट है। आप अंग्रेज़ों के सामने प्रार्थना करते रहोगे, उनको लेटर लिखते रहोगे, उनको याचिकाएँ लिखते रहोगे, चिट्ठियाँ लिखते रहोगे, प्रस्ताव पारित करते रहोगे, इससे अंग्रेज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो हमारी एक बात भी नहीं सुनेंगे। तो जो मेथड्स अर्ली नेशनलिस्ट की थी, पेटिशंस की, प्रेयर की, रेजोल्यूशन पास करने की, ये क्रिटिसिज्म के मेन वो होते हैं पॉइंट्स
कि भाई इस तरीके से तो अंग्रेज, इस तरीके से तो कोई अपना प्लॉट नहीं छोड़ता भाई, है ना, छोटा सा प्लॉट नहीं छोड़ता। तो क्या इंडिया को छोड़ के चले जाते हैं ब्रिटिशर्स? नहीं। तो इन मेथड को क्या कहा गया? इनएडिक्वेट, मतलब अपर्याप्त, कि भाई ऐसे तो आज़ादी हमें कभी नहीं मिलने वाली, ऐसे तो अंग्रेज़ हमारे लिए कुछ भी नहीं करने वाले। क्लियर है क्या फर्स्ट पॉइंट? सच बात है कि अगर हम किसी को लेटर लिख लिख के देंगे, कोई आपके प्लॉट पे घर पे कब्जा कर ले, आप उसको बोलो भैया चले जाओ, हम प्रार्थना करते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, वो जाएगा क्या? वो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इंडिया तो इतनी बड़ी कॉलोनी थी जहाँ स्पाइसेस थे, कॉटन था, सिल्क था, मसलिन था, और हमेशा हमारे जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो जेन्योरिसिटी पे बेस करते थे। किसकी जेन्योरिसिटी? ब्रिटिशर्स की। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ पे इन्होंने कभी काम नहीं किया कि भाई हम भी चैलेंज दे सकते हैं एम्पीरियलिस्ट माइट को। ठीक है, इस पर उन्होंने कभी काम नहीं किया। उनका एक ही मोटिव होता था कि भैया ये बड़े भले मानस लोग हैं, कौन? अंग्रेज, एक ना एक दिन तो ये हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, ऐसा ही ये सोचते थे। कौन? हमारे अर्ली नेशनलिस्ट। जेन्योरिसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? उदारता। ठीक है, मतलब भाई ये पोलाइट हैं, ये दिमाग वाले लोग हैं, ये किसी ना किसी दिन तो हमारे लिए अच्छा करेंगे ही, ऐसा हमारे अर्ली नेशनलिस्ट सोचते थे। जबकि कि इन्हें किस पे रिलाई करना चाहिए था? अपनी ओन स्ट्रेंथ पे, एंड चैलेंजिंग द एम्पीरियलिस्ट माइट, और खुद से चैलेंज करना चाहिए था किसको? साम्राज्यवादी अंग्रेजों को, एम्पीरियलिस्ट माइट को। अच्छा, अर्ली बेटा सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे अब हम। कभी भी हमारे जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो इस बात को समझ ही नहीं पाए कि अंग्रेज़ों का अच्छा होना अल्टीमेटली क्या है? इंडियंस का बुरा होना। या जब इंडिया में इंडस्ट्रीज़ फ्लरिश करेंगी, इंडियंस ज़्यादा एजुकेटेड हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली किसके लिए थ्रेट बनेगा? ब्रिटिशर्स के लिए थ्रेट बनेगा। तो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट फेल रहे इस बात में। वो कभी रियलाइज़ ही नहीं कर पाए कि ब्रिटिश और इंडियन के जो इंटरेस्ट हैं वो क्लैश करते हैं। एक का अच्छा दूसरे का बुरा हो गई, भले इंडियंस का अच्छा हो तो ब्रिटिश का बुरा, ब्रिटिशर्स का अच्छा मतलब इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन। इस बात को कभी हमारे अर्ली नेशनलिस्ट नहीं समझ पाए। ब्रिटिश इंडिया के रिसोर्सेज को यूज़ करता रहा, अपनी वेल्थ को बढ़ाता रहा, और इस वेल्थ को ड्रेन भी करता रहा। उसने कभी भी अपने द्वारा कमाए गए प्रॉफिट, लाभ को इंडिया में इन्वेस्ट नहीं किया। वो सीधे वो कहाँ भेजता रहा? अपनी मदर कंट्री इंग्लैंड, होम कंट्री इंग्लैंड। और बेटा जो अर्ली नेशनलिस्ट थे ये एजुकेटेड मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, प्रोफेशनल्स थे। तो इन्होंने कभी भी मास को टारगेट नहीं किया, या मास को अपने साथ जोड़ने में वो फेल रहे। ठीक है, नेशनल मूवमेंट मुट्ठी भर लोग नहीं चला सकते, कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो भीड़ लगानी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों को अपने साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। पर अर्ली नेशनलिस्ट ऐसा नहीं कर पाए, वो ऐसा करने में असमर्थ रहे, फेल रहे। इनका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था बहुत लिमिटेड था। अर्बन एजुकेटेड इंडियंस को ये इन्फ्लुएंस कर पाए। ठीक है, कभी भी अनएजुकेटेड लोगों को रूरल एरियाज़ में इनका कोई वर्चस्व नहीं था। इन पर्टिकुलर जो इनकी लीडरशिप थी वो कन्फाइंड थी प्रोफेशनल ग्रुप्स तक, लॉयर्स, प्रोफेशनल्स लाइक लॉयर्स, डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट और टीचर। प्रोफेसर्स वगैरह, लॉयर्स वगैरह, डॉक्टर वगैरह, जर्नलिस्ट वगैरह, इन सबको ही इन्होंने टारगेट किया। जनरल मास को, कॉमन मास को कभी इन्होंने टारगेट नहीं किया। तो ये पॉइंट क्लियर होगा कि अर्ली नेशनलिस्ट इस बात को समझ ही नहीं पाए कि जब तक हम बढ़ेंगे नहीं, जब तक हम नंबर में ज़्यादा नहीं होंगे, ब्रिटिशर्स हमारी सुनेंगे नहीं। ये कुछ लोगों को टारगेट करते थे, जैसे अर्बन एजुकेटेड इंडियंस, इनको ही अपने साथ लेते थे। और ये मुट्ठी भर लोग क्या आज़ादी ले पाते? नहीं ले पाते। पर्टिकुलरली इनकी जो लीडरशिप थी वो कन्फाइंड थी कहाँ तक? प्रोफेशनल ग्रुप्स तक, जैसे लॉयर्स, डॉक्टर, जर्नलिस्ट, टीचर्स, बस ये लोग हुआ करते थे इनके ग्रुप में। अब हम पढ़ेंगे ऑफिशियल एटीट्यूड टुवर्ड्स द कांग्रेस। हाँ, शुरुआत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की मूवमेंट को फेवर देती रही, बढ़िया पार्टी कराती रही कांग्रेस के मेंबर्स को। ठीक है, मतलब शुरुआत में जब कांग्रेस बनी तो ब्रिटिशर्स इसे इस तरीके से नहीं देखते थे कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे खिलाफ कुछ करेगी। बहुत खुश थे वो कांग्रेस से। शुरुआती जो सेशंस थे, जैसे फर्स्ट सेशन जो था कांग्रेस का, उसको बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने अटेंड किया, ब्रिटिशर्स ने अटेंड किया। ठीक है, टुक पार्ट इन डेलिब्रेशन, जो डिबेट्स वगैरह वहाँ पर होते, जो बातचीत हो रही थी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने उसमें भी पार्ट लिया। इवन अंग्रेज इतने कॉन्फिडेंट थे कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस मेंबर्स को लेकर के, उन्हें इतना अच्छा लगने लगा था कि वो जब गार्डन पार्टी किया करते थे कौन? वाइसरॉय, तो
कांग्रेस के मेंबर्स को बुलाते थे। द कांग्रेस मेंबर्स वर इनवाइटेड टू गार्डन पार्टी। और ये गार्डन पार्टी कौन करते थे? वाइसरॉय। कौन से वाइसरॉय? लॉर्ड डफरिन। कोलकाता में 1886 में लॉर्ड डफरिन ने जो गार्डन पार्टी की उसमें उन्होंने कांग्रेस के मेंबर्स को बुलाया। बट द ऑफिशियल्स एटीट्यूड सून चेंज। पर ये जो ऑफिशियल एटीट्यूड जो प्यार भरा था, पार्टी वगैरह साथ में कर रहे थे, जल्दी चेंज हो गया। लॉर्ड डफरिन ने ट्राई किया कि भाई कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये जो कांग्रेसी हैं ये राष्ट्रवादी बात करना बंद कर दें ना, मतलब ये एनजीओ जैसे काम करने लग जाएं, सोसाइटी के वेलफेयर में काम करें, पर पॉलिटिक्स छोड़ दें, ये जो राजनीति कर रहे हैं ये सब छोड़ दें। तो जो लॉर्ड डफरिन थे उन्होंने ट्राई किया कि वो नेशनल मूवमेंट को डाइवर्ट कर दें। उन्होंने सजेस्ट किया ह्यूम को, एओ ह्यूम से बात की कि भाई जो कांग्रेस है वो अपने पूरे टाइम को डिवोट करे, अपने आप को डिवोट करे सोशल कामों के लिए, रादर देन पॉलिटिकल अफेयर। सोशल काम करे ना भाई, कांग्रेस अपने लोगों की भलाई करे, किसी को शिक्षा दे दे, किसी को ब्लैंकेट बांट दे, पॉलिटिकल अफेयर्स इसको नहीं करने चाहिए। पर कांग्रेस की लीडरशिप इसके लिए तैयार नहीं हुई, इवन ह्यूम इसके लिए तैयार नहीं हुए। ह्यूम ने भी नहीं बोला नहीं कांग्रेस इसलिए नहीं बनी है कि वो सोशल काम करे, वो तो पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए बनी है, वही काम करेगी। हाउएवर इंस्टीड ऑफ बीइंग टूल इन द हैंड्स ऑफ अथॉरिटी, और कांग्रेस टूल नहीं बनी अथॉरिटीज़ के हाथ का, और कांग्रेस ग्रेजुअली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन गई जिसका एक ही उद्देश्य, एक ही फोकस था, इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद, आज़ादी, ऐसी बातें करने लग गई थी धीरे धीरे कांग्रेस। अब ऐसी बातें करेगी तो ब्रिटिश ऑफिसर्स तो उससे अलग हो ही जाएंगे। 1887 में बेटा जो लॉर्ड डफरिन थे उन्होंने अटैक किया नेशनल कांग्रेस के ऊपर अपनी स्पीचेस में, और कहा कि भाई ये जो लोग हैं ये बिल्कुल भी सही थोड़ी नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब अब लॉर्ड डफरिन वो व्यक्ति जो कभी कांग्रेस को सपोर्ट किया करता था, 1887 में उसने कांग्रेस के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया अपनी स्पीचेस के थ्रू। उन्हें रिडिक्यूल किया लोगों को। कौन से लोगों को? कांग्रेस के लोगों को। कांग्रेस को रिडिक्यूल करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे अपने स्पीचेस में। क्या कहते कि ये माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है इंडिया की, बहुत सारे इंडियंस कांग्रेस का पार्ट नहीं है, कांग्रेस बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती, मास को तो बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करती कांग्रेस। ऐसा बोल के उन्होंने कांग्रेस का मजाक उड़ाया कि ये तो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है जिसको कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है। बेटा धीरे धीरे करके जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना चालू किया। ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे बेटा अब नेशनल कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ करने लग गई थे, है ना। वो जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन्हें किस तरीके से ब्रांड करते थे कि ये डिसलॉयल बाबूज़ हैं। डिसलॉयल का मतलब समझ रहे हो? डिसलॉयल बाबूज़ कहते थे, वायलेंट विलन्स कहते थे, वायलेंट विलन्स। डिसलॉयल का मतलब क्या होता है? जो वफादार ना हो, है ना, ऐसे बाबूज जो वफादार नहीं हैं। वायलेंट विलेंस मतलब हिंसक खलनायक। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो क्रिटिसाइज़ करने लगे नेशनल कांग्रेस को। उन्हें किस तरीके से ब्रांड करते थे उनके लीडर्स को? नेशनल कांग्रेस को एक विलन ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखते हैं, लीडर्स को कहते हैं ये तो डिसलॉयल बाबूज हैं, वो बाबू जो वफादार नहीं है। वायलेंट विलेन का मतलब क्या होगा? हिंसक लोग हैं, ये सही लोग नहीं हैं, खलनायक हैं। अब बेटा 1890 में जब ब्रिटिशर्स की बात कांग्रेस ने मानना बंद कर दी तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने चाह कर भी पार्ट नहीं लिया कांग्रेस में, क्योंकि उन्हें मना किया गया, उन्हें फॉरबिड किया गया कि आप कांग्रेस में पार्ट नहीं लोगे, और अगर आपने कांग्रेस में पार्ट लिया तो भाई तुम्हारी नौकरी तो गई। तो 1890 में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उन्हें मना कर दिया गया कि आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे कांग्रेस में। भले वो कितना भी चाहते कि हम भी नेशनल मूवमेंट में सपोर्ट करें, पर उन्हें पार्ट नहीं लेने दिया जाता था कांग्रेस के डिबेट्स में, डेलिब्रेशंस में, ना ही तो उन्हें मीटिंग अटेंड करने दिया जाता था। और जैसे जैसे ब्रिटिशर्स को पता चलने लगा ना कि भैया बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो यूनाइट होते जा रहे हैं, उनकी यूनिटी बढ़ती जा रही है, तो ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ ये खतरा हो सकते हैं, तो अब वो कांग्रेस को खतरे की तरह देखने लग गए थे। और धीरे से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक पॉलिसी को ऑप्ट किया जिसका नाम है डिवाइड एंड रूल। तो इन्होंने एनकरेज किया सर सैयद अहमद ख़ान को, राजा शिवा प्रसाद जो थे बनारस के, उनको कि भैया आप लोग तो लायक हैं, इतने सक्षम हैं, आप लोग एंटी कांग्रेस मूवमेंट स्टार्ट करें। फिर से ध्यान से सुनो,
पूरा सुनो। 1890 में उन लोगों ने पहले सरकारी ऑफिसर्स को मना किया कि आप कांग्रेस के डेलिब्रेशंस, उनकी मीटिंग्स को अटेंड नहीं करेंगे। फिर जब ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा कि इनकी यूनिटी तो बढ़ने लगी है, ये तो हमारे लिए थ्रेट का काम कर रही है, ब्रिटिश रूल के लिए एक थ्रेट का काम है, चेतावनी है, तो ब्रिटिशर्स ने एक नई पॉलिसी लाई जिसका नाम था डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। उन्होंने एनकरेज किया सर सैयद अहमद खान को, राजा शिवा प्रसाद जो बनारस के थे उनको, और दूसरे प्रो ब्रिटिश इंडिविजुअल्स को, दूसरे भी व्यक्ति थे जो प्रो ब्रिटिश थे उनको, कि भाई आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करो जो एंटी कांग्रेस हो, ठीक है, टू स्टार्ट एन एंटी कांग्रेस मूवमेंट, एंटी कांग्रेस मूवमेंट स्टार्ट करो। यहाँ पर इन्होंने बीज बो दिए थे कम्युनलिज्म के बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम। तो कहीं पर वो सर सैयद अहमद खान को बुला रहे हैं, कहीं राजा शिवा प्रसाद को भड़का रहे हैं, कहीं पे कम्युनलिज्म के बीज बो रहे हैं जिससे हिंदू और मुस्लिम में यूनिटी ना रहे, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ने लग जाएं। एक तरफ तो ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये इंडियन मासेस को उनके लीडर्स के खिलाफ भड़का रहे थे। इन्होंने माइनर कंसेशंस दिए जिससे कि नेशनलिज्म की ग्रोथ रुक जाए। अपीसमेंट बोलते हैं ना जिसको, लालच देना, थोड़े बहुत माइनर कंसेशंस दिए जिससे कि ये जो नेशनलिज्म है इसकी ग्रोथ को रोका जा सके। पर इनकी जो पॉलिसी थी रिप्रेशन की, हॉस्टिलिटी की, उसने कांग्रेस को और पावरफुल बनाया। जैसे हम बोलते हैं ना किसी चीज़ को दबाने की कोशिश करो तो वो और उभर के आगे आती है, ऐसा ही हुआ कांग्रेस के साथ भी। मैंने दिस वीडियो हेयर ओनली, इफ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम टू राइट इन कमेंट सेक्शन। बेटा अब हम यहाँ से पार्ट 3 में पढ़ेंगे, ठीक है।